सभी को नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप करने के लिए सोच रहे हो, तो 100% मैं कहता हूँ कि 100% आपके पोर्टफोलियो में ये स्कीम होनी चाहिए। अभी ये स्कीम अगर आप देखोगे, आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान से देखना। बट उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को हमें 1000 तक सब्सक्राइबर्स का काउंट पहुंचाना है, तो इतनी सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत ध्यान ध्यान से देखना। ये सामने आपको जो पोर्टल दिख रहा है, ये मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल है। यहाँ पर अगर आप नीचे पोर्टल पर देखोगे, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये आपका फिल्टर मैंने लगाया कि 25 ईयर्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कौन सी है, ठीक है। तो 25 ईयर्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स पर आप ये नहीं कह सकते कि 25 ईयर्स में ये स्कीम ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए, तो मैं ये स्कीम सिलेक्ट करता हूँ या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये स्कीम देखने से पहले या फिर सिलेक्ट करने से पहले मैंने स्कीम को बहुत बारीकी से देखा कि उसके इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, सेक्टर कौन से है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कितनी रिस्क है, कितना रिस्क कम है, सभी चीजें मैंने बहुत बारीकी से ध्यान से देखा है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करना ये बहुत ही टफेस्ट टास्क होता है आज के समय में, क्योंकि लगभग 2-3 हजार म्यूचुअल फंड्स के स्कीम से आपके इक्विटी के, डेट के, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत बहुत सारी स्कीम से तो सिलेक्ट करना म्यूचुअल फंड की स्कीम की जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो बहुत आपकी सोफिस्टिकेटेड तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक बड़े साइज पर होता है कि मान लो 1 सीआर है, 2 सीआर है, 3 सीआर है, जनरली 3 सीआर, 4 सीआर एक गोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। मान लो आपको 50 45 ईयर्स तक रिटायर होना है, आप 60 पकड़ लो, ठीक है। तो 5 ईयर्स 5 करोड़ 6 करोड़ आपका उतना आपका पोर्टफोलियो साइज होना चाहिए एक SWP स्टार्ट करने के लिए। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट आपको 5 करोड़ 6 करोड़ का एक AUM आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी अभी जो स्कीम है उसके ऊपर बहुत बारीकी से देखते हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, ठीक है। ग्रोथ फंड यहाँ पर अगर आप स्कीम प्रोफाइल पर देखोगे तो 33,707 करोड़ का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब ये जो फंड मैनेजर है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के, तो वो इतना पैसा हैंडल कर रहे हैं। ये जो फिगर्स है वो चेंज होती है, क्योंकि आप मान लो कि ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, मान लो ये प्रीवियस मंथ की होगी, इस मंथ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि जब आप दोनों दो प्लेटफॉर्म पर कंपेयर करते हो तो थोड़ा एक डिफरेंस आता है, क्योंकि डाटा का डेट अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स के ऊपर देखते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हम पहले तो रिटर्न्स के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर जब हम एक मिनट, टॉप स्कीम पर हम अगर आप क्लिक करते हो, तो 25 ईयर्स का फिल्टर जब हम लगाते हैं, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 25 ईयर्स में 22% का CAGR दिया है। मैं अगर आपको कितना साइजेबल अमाउंट होता है 22% का CAGR, मैं आपको तो ये पहले बताता हूँ। अगर आपने ये 25 ईयर्स के पहले स्टार्टिंग में अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता और आपको ये 22% का CAGR मिला 25 ईयर्स तक, तो 10,000 के आपके लगभग 14-15 लाख रुपए, मतलब 14-15 लैक्स का अमाउंट बनता। सिर्फ 10,000 इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपका 20 ईयर्स का रिटर्न 21% का CAGR है। अगर आप रिपोर्ट देखोगे निपॉन इंडिया का, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का डेट अलग होता है, तो आपको 1% 1.5% का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। 20 ईयर्स का CAGR 20, अगर आप 6 महीने का देखोगे तो 24% का रिटर्न मिला, 1 साल का 51। इमीडिएटली मैं आपको सभी का बता देता हूँ, 2 साल का 40% का CAGR। जिनको भी CAGR मालूम नहीं है, CAGR मतलब 2 साल का CAGR 40% है, तो हर साल ऑन एवरेज आपको 40% का रिटर्न मिला है। 3 साल का 25%, 5 साल का 31%, 5 साल का 31, मतलब हर 5 सालों में हर साल एवरेजली आपको 31% का रिटर्न मिला हुआ है। जिनको CAGR मालूम नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। 7 साल का 21% का रिटर्न, 10 साल का 19% का,
15 साल का 17% का सीएचआर रेट, 20 साल का। यहाँ पर अगर आप नीचे कंपेयर करोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है या फिर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इतना कंसिस्टेंट रिटर्न कैसे दे सकती है कोई स्कीम। अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100% आपका ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो मान लो 5% हो, 10% हो, मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊंगा कि पूरे पोर्टफोलियो में ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये तो बताने वाला हूँ। बट मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। मान लो वो 4%, 5% आपका ये स्कीम पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो 6 महीने का अगर रिटर्न देखोगे तो बाकी स्कीम के कंपैरिजन में भी वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है। 1 साल का देखोगे तो 51% को कंपेयर करो तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 2 साल में 40% को कंपेयर करो तो वो भी बहुत अच्छी रिटर्न्स मिले हैं, सीएजीआर मिला है। अगर ये पोर्टल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर का। मैं, ये कोई चार्जेबल पोर्टल है नहीं, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। जस्ट छोटा सा प्रोसेस करना होता है, किसी को भी चाहिए। मतलब जस्ट डाटा एनालिटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 साल का 31% का सीएजीआर अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वन ऑफ द एक मोमेंटम वाले जो स्कीम्स है कि जिनका कंसिस्टेंट रिटर्न आता है 5 साल 7 साल, वैसी स्कीम है। 7 साल का रिटर्न देखोगे तो वो भी 21% का सीएजीआर है। अब अगर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 10 साल का 19, लगभग 20% का रिटर्न है। वो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। अभी हम इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी पोर्टफोलियो कैसा है उनका ये देखेंगे। रिटर्न्स तो मालूम है कि अच्छे रिटर्न्स है, बट उसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आपका बड़ा पैसा लगता है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्कीम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो 1 सीआर है, 2 सीआर है। अगर 1 सीआर के ऊपर आपका 20 lakhs का इन्वेस्टमेंट ये स्कीम में है तो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होल्ड करते हो। तो आपका एक माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरा ये पैसा स्कीम में कैसा सेफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया कि 33,000 करोड़ का ईएम है। 33,000 करोड़ का ईएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अगर कोई फंड मैनेजर इतना कंसिस्टेंटली इतना पैसा मैनेज कर रहा है, ठीक है, इतने बड़े लेवल पर अच्छे रिटर्न के साथ, तो वन ऑफ द फाइन रिटर्न्स माने जाते हैं। एग्जिट लोड मैं बता दूं तो 1% का रिडम्पशन आपको 30 डेज के अंदर अगर किया तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशो 1.59, ठीक है। ये एक्सपेंस रेशो रेगुलर स्कीम का है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, अभी यहाँ पर ये बहुत क्रक्स है, ध्यान से देखना, वीडियो को सेव करना, डाउनलोड करना, कहीं पर भी प्लेलिस्ट करना इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत क्रक्स होने वाला है। मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अभी टॉप सेक्टर को देखते हैं। टॉप सेक्टर में आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है 10%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर 9%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट 9%, रिटेल, फार्मा, बायो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विस, एनर्जी, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, मिसलेनियस, फूड एंड बेवरेजेस, कैश, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ पर प्रोपोर्शन देखते हो तो लगभग 2% का प्रोपोर्शन सभी स्कीम में या सभी सेक्टर में है। मेजोरिटी जब आप म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम देखते हो तो उसमें 6-7 आपके सेक्टर होते हैं और उसी में ही बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है। मान लो हर 7 सेक्टर में आपका 10-10 10-10% का इन्वेस्टमेंट रहेगा, उतना आपका प्रोपोर्शन रहेगा स्कीम का। तो उससे होता क्या है कि अगर कोई सेक्टर में अनसर्टन सिचुएशन आती है तो वो सेक्टर बहुत हिट करता है, ठीक है, वो सेक्टर को हिट होता है और इसके कारण आपके एवरेज रिटर्न कम होते हैं। ये तो पहला सिनारियो है। बट ये स्कीम में आपकी निपॉन इंडिया की जो ग्रोथ स्कीम है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट क्या है। ये तो पहला होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में, और सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे ग्रोइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ पर अगर आप सेकंड नंबर पे देखोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अगर आप नाम सुनते हो तो क्या लगता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक बैंक बट अगर आप यहाँ पर टॉप होल्डिंग में देखते हो तो कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज ऑफ नाउ बहुत ही बड़े लेवल पर इंक्लूडेड है नहीं। उनका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। एक ग्रोइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो एक ग्रोइंग सेक्टर है, वो ग्रोइंग सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे ग्रोइंग लेवल पर है, एक सेल्स कहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, ऐसे स्ट्रैटेजिक लेवल पर या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने बहुत अच्छे से ये फंड को एनालिसिस किया है कि ऐसे स्टॉक्स क्यों, मैं आपको स्टॉक्स के बारे में भी हम देखने वाले हैं कि ऐसे स्टॉक्स क्यों, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सच में एक बहुत डाइवर्सिफाइड स्कीम है और वो भी एक अच्छे ग्रोइंग स्टॉक्स को अप्रोच करती है। मैं एक बात आपको बता दूं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये स्कीम के, कि
आपका कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का अगर डिसीजन बन रहा है, तो एक सबसे वन एंड ओनली वन एक फैक्टर रहता है कि क्या उस स्कीम में, क्या उस फील्ड में, क्या उस स्टॉक में ग्रोथ होने के पोटेंशियल है कि नहीं। अगर ग्रोथ होने के पोटेंशियल है तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर मोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कैसा है कि लोगों के पास फोन कम है। लोग अच्छे पहले तो 10,000 का फोन यूज करते थे। आज अगर आप एवरेज फोन की प्राइस देखोगे तो सभी के पास 15 से 15,000 टू 20,000 तक आप लेते हैं फोन। तो वही एक ग्रोइंग मार्केट है। अगर आप कोई दूसरा चीज देखोगे देखोगे कि मान लो आप कोई भी ऐसा पुराने फोन्स देखोगे तो पुराने फोन्स का मार्केट ही खत्म हुआ है। जो बटन वाले फोन से वही स्मार्टफोन का मार्केट मूव हुआ है पुराने फोन से स्मार्टफोन में। तो वो ग्रोइंग स्टॉक्स में, ग्रोइंग इंडस्ट्री में अप्रोच करना, ग्रोइंग थिंग्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थिंग है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अभी टॉप होल्डिंग्स में देखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप इक्विटी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आइडिया रखते हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो कभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट देखना। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाला स्कीम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर को लोन देने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। चोलामंडल फाइनेंस, वोल्टास, वोल्टास का भी चार्ट देखना, वन ऑफ द बेस्ट है। फेडरल बैंक, ट्राई पार्टी रेपो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। फोर्टिस हेल्थ क्लब हेल्थ केयर, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री, इंडस टावर लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कभी ये भी स्टॉक का आपको ये देखना चाहिए, चार्ट देखना चाहिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे ग्रोइंग सेक्टर्स में अगर आप P&L देखोगे स्टॉक्स का, अगर आप इक्विटी का इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई ये फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको ये देखना ही चाहिए, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेक्टर अच्छे है तो उतना ही आप देख सकते हो। इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एट द एंड कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखोगे तो एलोकेशन परसेंटेज है बहुत सारे स्कीम्स में। यहाँ पर स्टार्टिंग में 7%, 8%, 9% तक होता है, बट अगर आप नीचे ये देखोगे तो 3% से चालू होता है, 2%, 2%, 2%, 1.5%। बहुत सारे स्टॉक्स में एक बहुत सिंप्लीफाइड और एक बहुत डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर आप यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज देखते हो तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ये है कि मैंने जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मदरसन सुमी सिस्टम, ये आपकी बैटरीज की कंपनी है। ग्लैंड फार्मा, अगर आप पिछले एक 6 महीने में हेल्थ केयर सेक्टर को फॉलो करते हो तो हेल्थ केयर सेक्टर ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर को भी इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पर मेटल सेक्टर देखते हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड ब्रिवरीज, आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉजिस्टिक, अशोक लेलैंड, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडियन होटल, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपका थिंकिंग ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जिसे मैं आपको ये एक्सप्लेन क्यों किया, तो आपको एक आइडिया आता है कि कैसे स्कीम्स एक ग्रोइंग स्टॉक्स को अप्रोच करते हैं, इसलिए हमें उन स्कीम्स को अप्रोच करना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 15% के नीचे होना चाहिए। आप वो 1% कर सकते हो, 10% कर सकते हो, बट इन जनरल 15%, 10 से लेके 15% ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई भी सेक्टरल स्कीम है, ठीक है, कि मिड कैप है तो मिड कैप के 2 होने चाहिए। वैसे ही इंडिया, निपॉन इंडिया का जो ग्रोथ फंड है, तो ग्रोथ फंड में अगर आप 10% एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, 15% में 15% टोटल अगर आपका ग्रोथ फंड है, तो 2 स्कीम होने चाहिए। निपॉन का 7% कर सकते हो, दूसरे स्कीम का 7% कर सकते हो। जैसे कि आपका आईसीआईसीआई का स्कीम है, वैल्यू डिस्कवरी स्कीम है, वैसे स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ध्यान में रखना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा नंबर प्रोवाइड करता हूं मैं, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।